तो जी आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि इलास्टिसिटी इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, जिसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि एक वेरिएबल में चेंज आने से जो है वो दूसरा वेरिएबल जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस के इसमें हम जो है वो एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल के रिस्पॉन्स को जो है वो हम देख रहे होते हैं कि क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड की बात करें तो इलास्टिसिटी हमें ये बताती है कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो चीज़ों की वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी अगर हमारे प्राइस चेंज हो जाएगी। कि मैंने आपको क्लास में भी एलेबोरेट किया था कि सपोज करें हमारे पास जी दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है जी ए और दूसरा वेरिएबल है जी बी। कि हम सपोज कर रहे हैं जी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल का नाम है जी ए और दूसरे वेरिएबल का नाम है जी बी। अब इलास्टिसिटी जी एक मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब ये मेजर करती है कि ए की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी तो बी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, बी का रिस्पॉन्स जो है वो किस तरह का होगा कि ए में चेंज आने की वजह से बी का किस तरह का रिस्पॉन्स होगा, बी में किस तरह का चेंजेस आएंगे, बी ए के चेंज होने की वजह से क्या बी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा या बी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा या बी में बहुत बहुत कम चेंज आएगा या जितना ए में चेंज आएगा उतना ही बी में चेंज आएगा। तो इलास्टिसिटी बेसिकली मेजर करती है कि एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरा वेरिएबल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से जो है वो चेंजेस को शो करता है कि हाउ सेंसिटिव वन इकोनॉमिक वेरिएबल इज टू द चेंजेस इन अदर वेरिएबल के एज में चेंज आने की वजह से बी किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो कितना सेंसिटिव है ए की वजह से। तो इलास्टिसिटी मेजर करती है कि एक वेरिएबल में चेंज आने की वजह से दूसरा वेरिएबल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए उसे मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। कि बेसिकली हम बात करते हैं जी ए जी हमारी प्राइस है, ये शो कर रहा है प्राइस को और वेरिएबल बी शो कर रहा है क्वांटिटी डिमांड को। ठीक है, तो बेसिकली फिर हमें ये इलास्टिसिटी इस सिचुएशन में हमें बताएगी कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो किस तरह से चेंज होगी अगर हमारी प्राइस चेंज हो गई है। तो प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि जितनी भी हमारे पास गुड्स होती हैं वो प्राइस चेंजेस की वजह से जो है वो सेम तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, तो गुड्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो किस तरह से चेंज होगी। कि इलास्टिसिटी जो है वो हमें एक सिस्टमेटिक वे प्रोवाइड करता है कि हम गुड्स के रिएक्शंस को कंपेयर कर सके और उनको क्लासिफाई कर सके कि इन गुड्स की नेचर क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है जी प्राइस और दूसरी होती है क्वांटिटी डिमांड। और इसमें हम देखते हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड किस तरह से चेंज होगी, और क्योंकि क्या कहते हैं हर ये गुड की नेचर पे डिपेंड करता है कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो किस तरह से बिहेव करेगी गुड की प्राइसेस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि सारी गुड्स जो है वो सेम तरह से रिएक्ट नहीं करती। तो क्या कहते हैं अब यहाँ पे जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी का एक की फीचर ये है कि इलास्टिसिटी जो है वो परसेंटेज चेंजेस को जो है वो यूज करती है। इसमें हम एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं देख रहे होते, ठीक है, इसमें हम परसेंटेज चेंजेस देखते हैं कि क्या कहते हैं परसेंटेज चेंजेस किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंजेस जो होते हैं वो अक्सर मिसलीडिंग भी होते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं जब हम डिफरेंट सिचुएशंस को अगर कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंजेस जो होते हैं वो मिसलीडिंग होते हैं, लेकिन परसेंटेज चेंजेस के हम ये देखेंगे कि प्राइस में इतने परसेंट चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड इतने परसेंट चेंज हो गई है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि प्राइस अब यहाँ पे पहले हम एब्सोल्यूट चेंज देखेंगे, ठीक है, लेकिन फिर हम देखेंगे परसेंटेज चेंज किस तरह से डिफर करेगा। कि सपोज करें प्राइस इंक्रीज हो गई $10 से $12, तो इंक्रीज कितना है जी $2 का। लेकिन क्या कहते हैं अगर हम एक और प्रोडक्ट देखें जिसकी प्राइस थी $100, अब वो उसकी प्राइस $100 से $102 हो गई, इसमें कितना इंक्रीज आया $2 का।
तो अगर हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करें तो एब्सोल्यूट चेंज जो है वो दोनों में सेम है $2 का, ठीक है, कि एब्सोल्यूट चेंज जो है वो दोनों केसेस में आइडेंटिकल है, लेकिन रियल इम्पैक्ट जो है इन चेंजेस का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कि अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जी क्या कहते हैं, जिसमें प्राइस $10 से $12 हो गई है, तो वहां पे जी वैसे तो एब्सोल्यूट चेंज $1 का है, $1 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो फर्स्ट केस में 20% जो है वो प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है। लेकिन इसी लेकिन अगर हम सेकंड केस की बात करें तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज जो है वो सिर्फ $2 का है, ठीक है, मतलब 2% का है। वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में सेम चेंज शो हो रहा है, लेकिन जब हम परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस में हमारा 20% इंक्रीज हुआ है और सेकंड केस में हमारा 2% इंक्रीज कर हो गया। तो ये क्लियरली जो है वो कंज्यूमर जो है वो जो 20% इंक्रीज जो हुआ है जो हमारे फर्स्ट केस में, तो क्या कहते हैं, तो उस पर जो है वो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू सेकंड चेंज, क्योंकि फर्स्ट केस में जो है वो परसेंटेज चेंज जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड सेकंड केस। तो इसलिए जो है वो परसेंटेज चेंजेस जो होते हैं वो इकोनॉमिस्ट को अलाउ करते हैं कि वो गुड्स की रिस्पॉन्सिवनेस को जो है वो एक्यूरेटली मेजर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, कि इससे जो है वो गुड्स की रिस्पॉन्सिवनेस एक्यूरेटली मेजर भी हो जाती है और क्या कहते हैं, और गुड्स की डिफरेंट प्राइस लेवल के पर जो है वो किस तरह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, इसको जो है वो एक्यूरेटली और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो मेजर किया जा सकता है। क्योंकि क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली जो है वो वेरी करती है। रिस्पॉन्सिवनेस की जो वैल्यू होती है, इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है ज़ीरो और इन्फिनिटी के दरमियान। अब ज़ीरो का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया, ज़ीरो रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। और इन्फिनिटी जो है वो इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी जो है वो शो करती है कि प्राइस के चेंज आने की वजह से बड़ा ही एक्सट्रीम किस्म का रिएक्शन आया, बड़ी हाई रिस्पॉन्सिवनेस, एक्सट्रीमली हाई रिस्पॉन्सिवनेस को शो करती है। तो ये था जी क्या कहते हैं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब इस चीज़ को हम बेटर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो एक एग्जाम्पल को सब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे जी क्या कहते हैं अपनी एग्जाम्पल, हमारी जी एग्जाम्पल है जी टू प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गुड्स को हम देखेंगे। एक टाइप है जी नेसेसिटीज, ठीक है, और दूसरी टाइप है जी लग्जरीज, ठीक है। नेसेसिटी में हमारे पास ब्रेड आ गई है, रोटी आ गई है, जो हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, और लग्जरी में जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें, ठीक है, जो लोग अपनी ऐशो इशरत के लिए शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम लग्जरी गुड्स कहते हैं। अब जब क्या कहते हैं, अब पहले हम देखते हैं नेसेसिटी का केस। तो जब अगर प्राइस नेसेसिटी मतलब ब्रेड की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई है तो लोग जो है वो जनरली हाई प्राइस पर भी जो है वो सेम क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक एसेंशियल आइटम है और इसको लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करना ही करना है, और इसके जो है वो और सब्सटीट्यूट्स मतलब उसके और ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद नहीं है। अगर लोग ब्रेड नहीं खरीदेंगे तो उसके अलावा उसके उनके पास और ऑप्शंस मौजूद नहीं है, तो इसलिए हाई प्राइस पर अगर प्राइस बढ़ती भी है तो लोग जो है हाई प्राइस पर भी सेम क्वांटिटी ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। दे कैन नॉट इजीली स्टॉप कंज्यूमिंग इट, तो क्या वो आसानी से उसकी कंजम्पशन जो है वो कम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि नेसेसिटीज के केस में जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लो है, कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत माइनर या बहुत कम चेंज आएगा। तो ऐसी डिमांड को जी हम इनइलास्टिक कहते हैं, जिसे हम आगे जाके काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा केस है जी क्या कहते हैं लग्जरी गुड्स का। अब लग्जरी गुड्स की प्राइस जब इंक्रीज होती है तो इससे क्या होता है कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर जो है इसकी कंजम्पशन को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। कंज्यूमर जो है इन्हें परचेज करना बंद कर देते हैं या अपनी परचेज को पोस्टपोन कर देते हैं या किसी और ब्रांड की तरफ जो है वो स्विच कर देते हैं, और इनकी जो शो करता है कि इनकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो लग्जरी गुड की रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं,
तो जो बेसिकली क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, एक न्यूमेरिकल वे प्रोवाइड करती है, क्या कहते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर के दरमियान डिफरेंसेस का कंपैरिजन और इनको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका एक न्यूमेरिकल तरीका जी हमारे पास इलास्टिसिटी। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे दोनों गुड्स के दरमियान जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस का डिफरेंस है, लग्जरी गुड्स और नेसेसिटीज के दरमियान जी रिस्पॉन्सिवनेस का डिफरेंस है। ब्रेड के केस में रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कम थी, मतलब प्राइस चेंज की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड ने बहुत ज़्यादा लो रिस्पॉन्ड किया, तो इस केस में हमारी डिमांड जो थी वो इनइलास्टिक थी। लेकिन लग्जरी गुड्स के केस में हमारी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स किया, और क्या कहते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो थी वो इलास्टिक थी। तो क्या कहते हैं, तो इलास्टिसिटी जो है वो मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस को न्यूमेरिकली, ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी का जी एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी को जी कैलकुलेट किया जाता है किस तरह से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन इसको जी हम क्या कहते हैं और ज़्यादा डिटेल में इस तरह से लिखा जाता है कि क्या कहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को लिखा जाता है जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस को लिखा जाता है जी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल्टा क्यू होता है, वो किसके बराबर होता है, Q2 माइनस Q1, क्योंकि हम चेंज को मेजर कर रहे हैं। और चेंज इन प्राइस क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, क्या कहते हैं, न्यू प्राइस का और ओरिजिनल प्राइस का, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, वो डिफरेंस होता है न्यू क्वांटिटी का और न्यू क्वांटिटी का ओरिजिनल क्वांटिटी का, और चेंज इन प्राइस होता है वो डिफरेंस होता है न्यू प्राइजेस का ओरिजिनल प्राइजेस का। और जब हम क्या कहते हैं इनको जो है वो जब हम इन चेंजेस को उनकी ओरिजिनल क्या कहते हैं वैल्यूज के साथ जब डिवाइड कर देते हैं तो हम इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है। अब हम इसी को इस फार्मूला को यूज करके एक न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि सपोज करें प्राइस इंक्रीज हुई है गुड की 10 से 12, पहले 10 रुपए थी अब 12 रुपए हो गई है, लेकिन कंज्यूमर ने जो है वो रिस्पॉन्ड किस तरह से किया, ऑब्वियसली प्राइस जब बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करती है। तो पहले कंज्यूमर 10 की प्राइस पे 50 यूनिट्स परचेज कर रहा था, 50 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, 12 की प्राइस पे 40 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले इस फार्मूला के मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन डेल्टा क्यू क्या है, क्या कहते हैं, न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। तो 40 में माइनस 50 करेंगे तो -10 आ जाएगा, और चेंज इन प्राइस क्या है, न्यू न्यू प्राइस डिवाइड माइनस ओरिजिनल प्राइस, तो करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जब फिर हम परसेंटेज चेंजेस को कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, तो करेंगे तो हमारे पास -0.20 आ जाएगा, और चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.02। तो जब हम क्या कहते हैं इन दोनों वैल्यूज को जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी -1। अभी यहाँ पे जो है बेसिकली इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है में जो नेगेटिव साइन है वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है क्वांटिटी डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। कि जो शो करता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल करेगी। लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो एब्सोलूट वैल्यूज पे फोकस करते हैं, मतलब कि वो प्लस और माइनस के साइन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। कि अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू के साथ कोई भी नेगेटिव साइन आ गया है तो उसको इग्नोर किया जाता है। तो इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू जो 1 है वो इंडिकेट कर रही है कि इलास्टिसिटी जो है वो यूनिट इलास्टिक है, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन सब को जो है वो नेक्स्ट हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये था जी क्या कहते हैं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं रेंज ऑफ इलास्टिसिटी के, इलास्टिसिटी की जो है वो रेंज क्या होती है। इलास्टिसिटी को जो है वो हमने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा
डिटेल में पढ़ लिया और हमने देखा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, उसके फार्मूला को हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। तो इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है, क्या कहते हैं, रेंज ऑफ इलास्टिसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि इकोनॉमिस्ट जो है वो इलास्टिसिटी को एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है वो डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी के कैलकुलेशन में अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो नेगेटिव साइन को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसलिए इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफाइन की जाती है और इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है उसकी रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, और हर वैल्यू जो इस रेंज में फॉल करती है वो रिप्रेजेंट करती है इलास्टिसिटी की डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को। ठीक है, रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन प्राइस। बेसिकली ये जो रेंज है 0 से इन्फिनिटी के दरमियान, ये बेसिकली शो करती है कि किस तरह से प्राइस में आने वाला चेंज जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड में जो है वो डिफरेंट डिग्रीज की रिस्पॉन्सिवनेस को शो करेगा। वो डिपेंड करेगा गुड्स की नेचर पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट केस ऑफ, क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। फर्स्ट केस ऑफ इलास्टिसिटी जिसका नाम है जी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है जी 0। ठीक है, कि एक एक्सट्रीम पर जी हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो 0 है। तो जब डिमांड को, तो इस केस में हमारी डिमांड क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस में चेंज आने की वजह से बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। प्राइस चाहे कम हो रही है, प्राइस चाहे ज़्यादा हो रही है, हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम रहेगी। प्राइस में आने वाले चेंजेस जो है वो क्वांटिटी डिमांड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे। क्वांटिटी डिमांड प्राइस में आने वाले चेंजेस की वजह से बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो इस केस में जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एट ऑल व्हेन प्राइसेस चेंजेस। तो प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होगी। तो दिस मीन्स कंज्यूमर्स आर कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइस। कंज्यूमर जो होंगे वो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव होंगे, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और वो सेम प्राइस क्वांटिटी को जो है वो परचेज करते रहेंगे, हालांकि प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, कंज्यूमर्स का बिहेवियर जो है वो सेम रहेगा। तो ये बेसिकली किन गुड्स के केस में होता है, ये एसेंशियल गुड्स के केस में होता है जो लोगों के सर्वाइवल के लिए जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, लोगों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है लाइफ सेविंग मेडिसिन की, कि अगर कंज्यूमर्स के पास, क्या कहते हैं, उन मेडिसिन के अलावा और कोई चॉइस नहीं होती, क्या कहते हैं, ऑब्वियसली लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर किसी सीरियस बीमारी में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, तो चाहे उसकी प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, कंज्यूमर को वो जो है मेडिसिन परचेज करनी ही पड़ेंगी। तो क्या कहते हैं, तो इस केस में जो लाइफ सेविंग मेडिसिन की डिमांड होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। ठीक है, और इस केस में जी हमारा जो डिमांड का होता है वो वर्टिकल होता है। अब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी को लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर हम प्राइस को लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व वर्टिकल डिमांड कर्व शो करता है कि प्राइस चाहे बढ़ रही है, प्राइस चाहे कम हो रही है, कंज्यूमर जो है वो सेम क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो इस केस में हमारा डिमांड कर्व वर्टिकल होता है। ठीक है, तो अगर इस केस में हमारी प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी ही परचेज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ गई है जी 10 से 20 हो गई है। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वजह से क्वांटिटी में आने वाला चेंज भी 0 होगा, प्राइसेस में आने वाला चेंज भी 0 होगा। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो भी 0 होगी, जो ये कंफर्म कर रहा है कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो एब्सोल्युटली नॉन रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्राइस में आने वाले चेंजेस को। ठीक है, अब सबसे पहले हमने एक एक्सट्रीम से स्टार्ट किया जो था हमारा केस परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। अब हम जो है वो थोड़े जो है वो अब हम जो है वो थोड़े, क्या कहते हैं, स्लाइटली मूव करेंगे इस एक्सट्रीम केस से। ठीक है,
और अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, जहाँ पे वैल्यू फॉल करती है जी 0 और 1 के दरमियान। तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू फॉल करती है 0 और 1 के दरमियान, तो हमारी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। ठीक है, अब इस केस में हमारी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस में आने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड करती है वो रिस्पॉन्स का जो स्ट्रेंथ होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या प्राइस में अगर 10% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ 2 या 3% चेंज ही आएगा। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो होती है कि कंज्यूमर जो है वो प्राइस में आने वाले चेंजेस के हवाले को, जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर्स का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। उनकी जो रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो बहुत लो होती है कि अगर 10% चेंज आ रहा है प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांड 2% ही चेंज होगी, कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है इसके केस में बहुत कम होती है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर गुड की प्राइस सपोज करें बढ़ गई है तो कंज्यूमर बहुत कम अपनी जो है वो कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कि रिडक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि गुड जो वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस गुड के बहुत ज़्यादा कम जो है वो सब्सटीट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ऐसी गुड्स जो होती हैं वो कौन सी गुड्स होती हैं, नेसेसिटीज के केस में जो है वो जो कंज्यूमर्स की डिमांड जो होती है वो गुड्स की डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। अब इस केस में इनइलास्टिक गुड्स के केस में हमारा जो डिमांड का होता है वो स्टीप होता है। ठीक है, कि इनइलास्टिक डिमांड किन किन गुड्स के केस में होती है, नेसेसिटीज के केस में, और ऐसी गुड्स जिनके बहुत कम सब्सटीट्यूट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इनइलास्टिक डिमांड के केस में हमारी डिमांड का स्टीप होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अब इस केस में क्या कहते हैं, अगर हमारी प्राइस यहाँ पे है तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी चेंज हो जाएगी, तो क्या कहते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमारी प्राइस जो थी वो 10% जो है वो राइज कर रही है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन हमारी क्वांटिटी में जो फॉल है वो सिर्फ 5% का ही आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी इलास्टिसिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान देखें फॉल कर रही है। तो ये इस तरह के किन गुड्स के केस में होता है, नेसेसिटीज के केस में, या ऐसी गुड्स जिनके जो है बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कि सपोज करें प्राइस बढ़ गई जी 10 से 12, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में फॉल जी सिर्फ 1 यूनिट का ही आया। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड में फॉल सिर्फ 1 यूनिट का ही आया प्राइस चेंज की वजह से। तो जब हम इसको कैलकुलेट किया तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई 0.5। अब पहले देखें कि इलास्टिक डिमांड के केस में हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू फॉल करेगी 0 और 1 के दरमियान, तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू है 0.5। तो जो शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, इसका मतलब ये है कि ये इनइलास्टिक डिमांड है और प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो है वो बहुत ज़्यादा कम चेंज आ रहा है, कि चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंजेस इन प्राइस। अब जी हम थर्ड केस की तरफ मूव करेंगे। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि इलास्टिसिटी की रेंज, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होती है तो तब हमारी डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। ठीक है, जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान फॉल करती है तो हमारी जो डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। अब हम बात करेंगे कि जब हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि जब हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होती है तो हमारी डिमांड जो होती है वो यूनिटरी इलास्टिक होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जितने परसेंट चेंज हमारा प्राइस में आता है एग्जैक्टली उतने परसेंट चेंज ही जो है वो हमारा क्वांटिटी डिमांड में आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में जो है वो बैलेंस्ड किस्म की जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो शो करती है, कि जितने परसेंट चेंज जो है वो क्वांटिटी में आते हैं, प्राइस में आता है, उतने परसेंट चेंज ही क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्सिवनेस जो शो की जाती है, एग्जैक्ट बैलेंस होता है। ठीक है,
अब यहाँ की पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जो इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि क्या कहते हैं कि इस केस में जो है वो गुड्स के प्राइसेस के चेंजेस की वजह से जो है वो टोटल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या कहते हैं, इस केस में जो है प्राइस चेंजेस की वजह से टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है कि क्या कहते हैं कि परसेंट जितने परसेंट चेंज प्राइस में आएगा उतने परसेंट चेंज ही क्वांटिटी डिमांड में आएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट बैलेंस होता है और प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्सिवनेस होती है। जी इस केस में जी प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्सिवनेस होती है कि जितने परसेंट जो है वो प्राइस जो है वो प्राइस में चेंज आएगा उतने परसेंट चेंज ही क्वांटिटी डिमांड में आएगा। कि अगर प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज कर रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो एग्जैक्टली 10% से ही फॉल करेगी। तो ग्राफिकली जो है वो इसको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है कि ग्राफिकली जो है वो इसको इस कर्व से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड होती है इसके डिमांड कर्व की कि अगर प्राइस जो है वो हमारी 10% राइज की है तो क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली जो है वो 10% जो है वो फॉल करेंगे। ठीक है कि अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो अगर प्राइस जो है वो बढ़ी है 10 रुपए से 12 रुपए हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड भी जो है वो 10 से 8 हो गई है। कि अगर 20% प्राइस इंक्रीज की है तो 20% क्वांटिटी डिमांड फॉल की है। तो इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है जो परफेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रही है दोनों चेंजेस के दरमियान जो है क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के चेंजेस के दरमियान जो है वो परफेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी या एग्जैक्ट बैलेंस को शो कर रही है। तो ये था जी क्या कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का केस। अब हम देखेंगे जी क्या कहते हैं इलास्टिक डिमांड। तो हमने जीरो से स्टार्ट किया जिसको हमने परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहा। फिर हमने कहा कि फिर हमने इन इलास्टिक डिमांड की बात की जिसमें वैल्यू जो थी वो 0 और 1 के दरमियान फॉल करती थी। फिर हमने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की बात की जिसमें हमने कहा कि इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होती है। अब जो है वो क्या करते हैं हम ग्रेटर देन 1 की बात करेंगे कि जब इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारी डिमांड जो है वो इलास्टिक है। अब इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो प्राइस में आने वाले चेंजेस की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्पॉन्ड करेंगे। कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड में आने वाला जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होगा। कि अगर हमारी प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाएगी। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इस केस में उस गुड के सब्सटीट्यूट्स की तरफ से जो है वो स्विच कर जाएंगे या वो अपनी कंजम्पशन को जो है वो डिले कर देंगे। ठीक है कि स्मॉल चेंज आने की वजह से जो है वो क्वांटिटी डिमांड में लार्ज चेंज आएगा। और इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। ठीक है और बेसिकली फ्लैटर डिमांड कर्व किन गुड्स के केस में होता है लग्जरी गुड्स के केस में। अगर लग्जरी गुड्स की क्या कहते हैं लग्जरी गुड्स या ऐसी गुड्स जिनके बहुत ज़्यादा जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो मार्केट में मौजूद है। ठीक है कि इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है। ठीक है जो इंडिकेट करता है हाई रिस्पॉन्सिवनेस को। कि अगर आप यहाँ पे देखें कि थोड़ी सी प्राइस के चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ह्यूज चेंज आएगा। कि अगर प्राइस जो है वो 10-20% मोस्ट 10% जो है वो राइज करती है तो क्वांटिटी डिमांड 20% फॉल कर जाएगी। ठीक है कि इसमें थोड़ा सा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड का जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है। और ये बेसिकली किन गुड्स के केस में होता है लग्जरी गुड्स के केस में होता है या ऐसी गुड्स जिनके बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कि सपोज करें जी गुड की प्राइस बढ़ गई है 10 से 20 हो गई है। ठीक है 10% प्राइस बढ़ी है लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो 10 से 6 हो गई है। मतलब 40% क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल कर गई है। तो जब इसको कैलकुलेट किया गया तो रिजल्ट क्या है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2 मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। कि प्राइस में स्मॉल चेंज आने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन शो करती है तो उसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस हाई है तो हमारी डिमांड जो है वो इलास्टिक डिमांड है। ठीक है क्योंकि इस केस में क्वांटिटी जो है वो
क्वांटिटी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है कि प्राइस में आने वाला चेंज जो है, क्वांटिटी में आने वाला चेंज जो है वो प्राइस में आने वाले चेंज से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है जी इलास्टिक डिमांड का केस। अब हम देखेंगे एक स्पेशल गुड्स का केस जिसे हम कहते हैं जी गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं, ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉल नहीं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है कि जब प्राइस बढ़ती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो फॉल करती है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटी और लॉ ऑफ जो गिवन गुड्स जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं, ठीक है। और इस गुड्स के केस में जो हमारी इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। पॉजिटिव इलास्टिसिटी अनलाइक नॉर्मल गुड्स, ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं और इनकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, जो शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी और जब प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांड भी फॉल करेगी, ठीक है। अब ये बिहेवियर जो है वो कब होता है? ये बिहेवियर तब होता है जब हमारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के वो डोमिनेट कर दे हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, ठीक है। कि ये वाला बिहेवियर जो है वो ज़्यादातर ऑब्जर्व किया जाता है बहुत ज़्यादा लो इनकम कंज्यूमर के केस में, जो ज़्यादातर रिलाई कर रहे होते हैं स्टेपल फूड्स के ऊपर, जैसे कि ब्रेड के ऊपर, राइस के ऊपर। लेकिन जब स्टेपल फूड्स की मतलब गेहूं की, अनाज की, ब्रेड वगैरह की क्या कहते हैं, जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो वो क्या करते हैं कि जब गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो क्या करते हैं, ऑब्वियसली जब गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो इनकी ये जो है और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये पुअर बैकग्राउंड्स होते हैं, इनकी इनकम ऑलरेडी कम होती है, तो क्या करते हैं, तो ये उसके जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो उन्हीं गुड्स की जो है वो जिन गुड्स की प्राइस बढ़ती है उनकी जो है वो और ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो करना शुरू कर देते हैं उन्हीं स्टेपल गुड्स की, मतलब राइस की, ब्रेड की। तो जिसकी वजह से जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है, जिसकी वजह से इन गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड कब होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और हमारा डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं डिमांड कर, लेकिन हम कहते हैं कि जो डिमांड कर जो है वो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक डाउनवर्ड स्लोप तो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, प्राइजेस दी हुई है तो प्राइसेज इंक्रीज कर गई हैं, 10 से 12 हो गई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड भी साथ ही इंक्रीज कर गई है, 5 से 7 हो गई है। तो क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांड में 40% इंक्रीज आया और प्राइस में चेंज 20% आया। तो यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव इलास्टिसिटी है। लेकिन ये किन गुड्स के केस में है? गिवन गुड्स के केस में जो लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब उनकी डिमांड इलास्टिक होती है और प्राइस के बढ़ने से इनकी डिमांड भी जो है वो बढ़ जाती है। इनका डिमांड कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और ये लॉ ऑफ डिमांड को जो है वो वायलेट करती है। अब एक तरफ हमने एक एक्सट्रीम की बात की थी, जब हमने रेंज स्टार्ट की तो हमने कहा कि इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो फॉल करती है 0 से इन्फिनिटी के दरमियान। तो हमने स्टार्ट किया वन एक्सट्रीम से जो थी 0, तो अब हम अदर एक्सट्रीम और की बात करेंगे कि इलास्टिसिटी की रेंज की जो अदर एक्सट्रीम है इन्फिनिटी, अब हम उसकी बात करेंगे। तो जब हम अदर एक्सट्रीम ऑफ इलास्टिसिटी रेंज की बात करेंगे जहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो जब इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो इस केस में हमारी डिमांड जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि इस केस में कंज्यूमर की जो डिमांड होती है एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है प्राइस चेंजेस के हवाले से, कि अगर ज़रा सा भी प्राइस में चेंज आया तो कंज्यूमर जो है वो अपनी डिमांड को जो है वो ज़ीरो कर देगा, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि क्या कहते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड जो होती है एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, ठीक है। कि कंज्यूमर जो है
वो गुड को परचेज करने के लिए विलिंग होते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर, और ज़रा सी भी प्राइस हाई होने होने पर वो उस गुड को परचेज नहीं करते। ठीक है, उस गुड को परचेज नहीं करते। अब ये इस सिचुएशन को जो है वो ज़्यादातर रिलेट किया जाता है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स के साथ, कि जहाँ पर जो है वो एक गुड के जो है वो बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, और अगर एक सेलर जो है वो अपनी प्राइस को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी गुड की जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, कि कंज्यूमर जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्राइस पर जो है वो बस एक गुड की सर्टेन क्वांटिटीज जो है वो परचेज करने के लिए जो है वो विलिंग होते हैं। तो अगर कंज्यूमर की प्राइस प्राइस जो है उसको स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस 10 से अगर 11 भी हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो फौरन से ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जो उसके क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं हमारी प्राइस में अगर 10% परसेंट इंक्रीज आएगा तो क्वांटिटी डिमांड जो में चेंज होगा वो 100% होगा, जिसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा सा चेंज आने से क्या कहते हैं हमारी जो प्राइस में तो स्लाइटली स्लाइड सा इंक्रीज आया लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि जो इंडिकेट करता है इनफाइनाइट रिस्पॉन्सिवनेस को, कि प्राइस में थोड़ा सा जो चेंज है क्वांटिटी डिमांड को ज़ीरो कर दिए। तो इस केस में हमारी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है चेंजेस इन प्राइस के हवाले से। ठीक है, तो ये थी जी रेंज ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया कि जब हम फर्स्ट एक कि हमने कहा इलास्टिसिटी की रेंज क्या होती है, ज़ीरो से इन्फिनिटी के दरमियान। तो जब हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो हमारी जो डिमांड होगी वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, इस केस में रिस्पॉन्सिवनेस ज़ीरो होगी और हमारे डिमांड कर्व की जो शेप है वो वर्टिकल होगी। जब हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान फॉल करेगी तो हमारी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक होगी, जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस को रिस्पॉन्ड करेगी लेकिन बहुत थोड़ा रिस्पॉन्ड करेगी, और इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो स्टीप होगा। फिर आ जाती है जी तीसरी टाइप, जिसमें आ जाता है जी इलास्टिसिटी की वैल्यू जब 1 होगी तो डिमांड जो होगी वो यूनिटरी इलास्टिक होगी, मतलब प्राइस में आने वाले चेंज जो है वो प्राइस और क्वांटिटी में जो है वो एग्जैक्ट सेम किस्म का सेम परसेंटेज चेंज आएगा, और इस केस में हमारा डिमांड कर्व की जो शेप होगी वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी। जब फोर्थ है जी, जब हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी जो जो क्वांटिटी डिमांड है वो हाईली रिस्पॉन्सिव होगी हमारे प्राइस में चेंजेस के, और हमारा डिमांड कर्व की जो शेप होगी वो फ्लैट होगी। तो जब इलास्टिसिटी अप्रोच करेगी इन्फिनिटी को तो क्या कहते हैं, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, हमारे डिमांड कर्व की जो शेप है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, कि 1% चेंज आने से भी हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जी एक स्पेशल केस है जी गिफन गुड्स का केस है, जिसमें हमारी इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इस केस में हमारा डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये था जी क्या कहते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है, और इलास्टिसिटी की रेंज जो है वो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर। अब हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमिन करते हैं। अब इलास्टिसिटी जो है वो रैंडमली डिटरमिन नहीं होती है, बहुत से इकोनॉमिक और बिहेवियरल फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है, जिसके बेस पे जो है वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसने प्राइस में आने वाले चेंजेस पर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करना है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपकी गुड की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है वो है जी अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब जब आप एक गुड को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं, तो क्या कहते हैं, तो जब एक उस स्पेसिफिक गुड की प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरी उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ जो है वो स्विच कर देगा, तो जिसकी वजह से उस गुड की डिमांड जो होगी वो इलास्टिक हो जाएगी। कि सपोज करें क्या कहते हैं मार्केट में जो है
वो मार्केट में जो है वो ब्रेड के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब एक ब्रांड अगर रिलीज़ कर देगा तो क्या कहते हैं, या हम सपोज़ कर लेते हैं कि क्या कहते हैं, सपोज़ करें क्लॉथिंग के कपड़ों के बहुत ज़्यादा ब्रांड जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अब अगर एक ब्रांड जो है वो गुड की प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा तो क्या कहते हैं, तो वो लोग जो है वो दूसरे ब्रांड्स की तरफ स्विच कर जाएँगे। इस केस में जो है वो तो फिर इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो अवेलेबिलिटी और सब्स्टिट्यूट्स पे भी डिपेंड करती है कि अगर एक गुड के बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है तो प्राइस चेंज की वजह से कंज्यूमर उन अल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच कर जाते हैं और कमोडिटी की डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाती है। अब इसके ऑपोजिट जो है, अगर बिल्कुल भी मार्केट में स्पेसिफिक गुड के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं हैं, तो कंज्यूमर्स जो है वो फोर्स्ड होते हैं, उन्हें उस चीज़ को जो है वो परचेज करना ही पड़ता है। तो जब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते तो स्पेसिफिक कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक हो जाती है। अब इसके एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इलास्टिसिटी को डिटरमिन करता है वो होती है जी नेचर ऑफ गुड। ठीक है कि गुड जो है वो नेसेसिटी है या गुड जो है वो लग्जरी है। तो नेसेसिटीज जो होती हैं वो बेसिक फूड आइटम्स या एसेंशियल सर्विसेज होती हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। तो अगर नेसेसिटीज की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग फिर भी जो है वो उन गुड्स के कंजम्पशन को कम नहीं करेंगे। तो नेसेसिटीज के केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो इनइलास्टिक होती है। नेसेसिटीज के केस में जो है वो नेसेसिटीज की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इन गुड्स की कंजम्पशन को आसानी से रिड्यूस नहीं कर सकते। जबकि लग्जरीज के केस में जो है वो डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इन्हें पोस्टपोन भी कर सकते हैं और इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर जो इलास्टिसिटी को डिटरमिन करता है वो है जी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड। ठीक है कि वो कितनी अपने इनकम की प्रोपोर्शन जो है वो गुड पे स्पेंड कर रहा है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर एक गुड जो है वो एक कंज्यूमर की इनकम का लार्जर पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, तो अगर उसमें की प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो ये चीज़ जो है वो कंज्यूमर के बजट को जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है कि कंज्यूमर के बजट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेगा और ऐसी गुड्स के केस में भी जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक होगी। लेकिन अगर एक ऐसी गुड है जो कंज्यूमर की इनकम का जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, तो क्या कहते हैं, तो उस केस में जो डिमांड होगी वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि तो उस गुड की प्राइस बढ़ने से जो है वो कंज्यूमर की जो ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। कि अगर टाइम पीरियड शॉर्ट है, शॉर्ट रन में जो है वो कंज्यूमर जो है वो अपने बिहेवियर को आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते किसी गुड के प्राइस के चेंज होने के रिस्पॉन्स में। तो इस केस में जो शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है वो गुड्स की वो इनइलास्टिक होती है, लेकिन लॉन्ग रन में कंज्यूमर के पास ज़्यादा टाइम होता है। वो गुड की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो उस गुड्स के जो है वो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स जो है वो ढूंढ लेते हैं, या कंज्यूमर लॉन्ग रन में ज़्यादा टाइम में अपनी कंजम्पशन को जो है वो कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज कर लेती हैं। तो लॉन्ग रन में जो है वो डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाती है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ह्यूज डिक्लाइन आता है। फोर्थ है जी हैबिट फॉर्मेशन एंड एडिक्शन जो है वो भी इलास्टिसिटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है कि अगर जो है कंज्यूमर जो है वो डिपेंडेंट है कुछ सर्टन गुड्स पे, कि सिगरेट पे, कॉफीन पे, तो क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली फिर प्राइस में आने वाले चेंजेस जो है वो प्राइस में अगर चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, तो क्योंकि कंज्यूमर्स अडिक्ट हैं तो वो लेस रिस्पॉन्सिव होंगे, तो उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, वो इतने ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो लो होगी। अब यहाँ पे हमने इलास्टिसिटी को पढ़ लिया, उसकी रेंज को पढ़ लिया, कौन से फैक्टर्स जो है जो इलास्टिसिटी को डिटर्मिन करते हैं ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कॉन्सेप्चुअल जो आपको पता होनी चाहिए कि इलास्टिसिटी जो है वो यूनिट फ्री होती है। ठीक है,
ये किसी भी क्या कहते हैं यूनिट पे डिपेंड नहीं करती कि क्या कहते हैं कि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड आप जिन भी यूनिट्स में मेजर कर रहे हो ये उस पे प्राइस डॉलर्स में है या प्राइस रुपीस में है या प्राइस जो है वो यूरो में है ये जो है वो या क्वांटिटी डिमांड का जो भी यूनिट है ये यूनिट फ्री है ये यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जी इट मेजर्स रिलेटिव सेंसिटिविटी। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं पहले तो ये यूनिट फ्री है जिसकी वजह से इसका नंबर जो है वो प्योर नंबर होता है, इस पर किसी भी किस्म के यूनिट का प्राइस के या क्वांटिटी के यूनिट का इम्पैक्ट नहीं होता जो डिफरेंट गुड्स और मार्केट डिफरेंट गुड्स के दरमियान जो है वो कंपैरिजन ड्रॉ करने में जो है वो हेल्प करती है। दूसरा है जी क्या कहते हैं ये रिलेटिव सेंसिटिविटी को मेजर करती है, ये एब्सोल्यूट सेंसिटिविटी को मेजर नहीं करती, इसकी वजह से जो है वो इसमें जो है वो परसेंटेज चेंजेस को यूज़ किया जाता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो नोट करना है वो इम्पोर्टेंट है कि क्या कहते हैं इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी जो होती है वो डिमांड कर्व की स्लोप नहीं होती, इट इज़ नॉट अबाउट स्लोप अलोन। इलास्टिसिटी जो होती है वो डिमांड कर्व की स्लोप नहीं होती बल्कि क्या कहते हैं क्योंकि स्लोप मेजर करती है प्राइस और क्वांटिटी में आने वाले एब्सोल्यूट चेंजेस को, लेकिन इलास्टिसिटी मेजर करती है जी प्रोपोर्शनल चेंजेस को, परसेंटेज चेंजेस को। इसमें हम परसेंटेज चेंजेस ले रहे होते हैं, इसमें हम एब्सोल्यूट चेंजेस को कंसिडर नहीं करते। इसमें जो है वो मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, अक्सर नेगेटिव होती है, जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रही होती है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के जो है इलास्टिसिटी के रेंज को डिफाइन करने के लिए हम इसकी वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ले रहे होते हैं कि हम इसके अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ गए तो हम उसके नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते। तो ये थी जी इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो जी अब हमने क्या कहते हैं इलास्टिसिटी को भी काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया, फिर हमने क्या कहते हैं हमने इलास्टिसिटी की रेंज को डिस्कस किया, कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशंस हमने देखी। अब हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, कि डिमांड की इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, तो यहाँ पे जी मैंने लिखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि क्या कहते हैं कि किसी एक डिटर्मिनेंट में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है वो किस डिग्री से रिस्पॉन्ड करेगी, किस डिग्री से जो है उसमें चेंज आएगा, उसे जी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी हम डिमांड को क्वांटिटी डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस को जो है वो तीन डिटर्मिनेंट के लिहाज से जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है जी प्राइस के, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड जो है में जो है वो क्वांटिटी डिमांड की जो है वो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसमें कितनी डिग्री की जो है वो चेंज आता है, और रिलेटेड गुड्स की प्राइस के चेंज होने की वजह से जो है वो क्वांटिटी डिमांड की डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड का मतलब हमें अच्छे से पता है, तो क्या कहते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट, के प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंज आएगा, इनकम में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, या रिलेटेड गुड के प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो इसके तीन डिटर्मिनेंट्स हैं, और अगर एक डिटर्मिनेंट में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड किस तरह से चेंज करेगी तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि किसी एक डिटर्मिनेंट में चेंज आने की वजह से, तो इसका जनरल फार्मूला जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कोई भी हो सकता है, वो प्राइस भी हो सकती है, वो इनकम भी हो सकती है,
लेकिन और वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी हो सकता है। लेकिन जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे होंगे तो एट अ टाइम हम एक डिटर्मिनेंट ले रहे होंगे, या हम प्राइस ले रहे होंगे, या हम इनकम ले रहे होंगे, या हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ले रहे होंगे। तो ये था जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि इसकी ये रिस्पॉन्ड करती है, इसके 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। तो अगर हम प्राइस को एज अ डिटर्मिनेंट लेते हैं और प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, उसमें किस डिग्री का जो है वो चेंज आता है, तो उसे हम कहते हैं जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, measures how much quantity demanded changes when the price of good changes। के प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, इसको मेजर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से के थ्रू। और इसका फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और इसकी कितनी डिग्रीज होती है, इसकी भी सर्टेन टाइप्स होती हैं, और इन सारी टाइप्स को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, ये क्या होती हैं, इनके किस तरह से डिमांड कर्व्स होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम अपने स्टार्टिंग में ही जो है वो काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जी दूसरी टाइप है जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, तो उसको हम कहेंगे जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है जी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव, और एक होती है जी नेगेटिव। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी नॉर्मल गुड्स के लिए, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होगी इंफीरियर गुड्स के लिए। अब तीसरी इसकी टाइप है जी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन गुड्स की होती है, प्राइसेस, और जिसमें हम प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड को एज अ डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है कि मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर वन गुड टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अदर गुड। के एक गुड की प्राइस जो है वो, एक गुड की प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरी गुड की क्वांटिटी जो है वो कितनी चेंज होती है। ठीक है, कि अगर एक गुड की प्राइस जो है वो चेंज हुई है तो दूसरी गुड की क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, दूसरी गुड की क्वांटिटी डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, इसको हम मेजर करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। ठीक है, तो इसकी जी 3 टाइप्स होती हैं। पहली है जी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है जब गुड्स की नेचर होती है सब्स्टिट्यूट। इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट होती हैं, और इसकी वैल्यू 0 होती है जब गुड्स जो हैं वो अनरिलेटेड होती हैं, मतलब उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये है जी क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को काफ़ी डिटेल से देखा। तो जी क्या था, ये थी मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सर्टेन टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने स्टार्ट में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया। फर्दर वीडियो लेक्चर्स में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटेल से देखेंगे।